Hello my dear students, today we are going to start a new chapter, that is Newton's laws of motion. But before discussing Newton's laws of motion, I want you to understand a topic called as constrained motion. इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं और completely न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसके एप्लीकेशंस समझने के लिए कंस्ट्रेंट मोशन समझना जरूरी है। अब कंस्ट्रेंट मोशन से क्या मतलब है? से सपोज स्कूल में आप लोगों ने रेस किया होगा और इंडिविजुअली जब रेस करते हैं तो आप जिस भी स्पीड से दौड़ सकते हैं उससे दौड़ेंगे आप, बराबर है। लेकिन दूसरा एक रेस भी आपने किया होगा जिसमें दो लोगों के पैर एक दूसरे को बांध दिए जाते हैं और उनको रेस करने के लिए बोला जाता है, बराबर है, टीम्स में। ना इसमें क्या होगा? इसमें क्या आप उस स्पीड से दौड़ पाएंगे जिससे भी आप दौड़ना चाहते हो या जिससे भी आप दौड़ सकते हैं? नो, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, आप नहीं कर पाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि आपका मोशन अभी कंस्ट्रेंट है, लिमिटेड है। ओके, तो इट इज कंस्ट्रेंट बाय द अदर पर्सन ऑल्सो। सिमिलरली द मोशन ऑफ दैट अदर पर्सन इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट बाय यू। आपके द्वारा उसका मोशन भी लिमिट हो गया होगा, लिमिटेशन आ गया होगा, कंस्ट्रेंट आ गया होगा। तो इस टाइप के जो मोशंस है जो लिमिट किए जाते हैं बिकॉज ऑफ समवन एल्स, these motions are called as constrained motions. Okay, इनको हम लोग बोलते हैं constrained motion. Now constrained motion में होता क्या है? See, suppose एक सरफेस है, इसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। नाउ इसमें अगर ऑब्जेक्ट ए को हम लोग से 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बी को भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही, मतलब अगर यही उसको पुश कर रहा है तो ऑब्जेक्ट बी भी किस स्पीड से मूव करता होगा? जरूर 10 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करता होगा, अदरवाइज ये लोग सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? सो अगर ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो देयर मोशंस बिकम कंस्ट्रेंट बाय ईच अदर। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है या मूव कर रहा है तो ब्लॉक बी भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करेगा। क्लियर? सो अगर सिमिलरली अगर इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स ए वेक्टर है तो एक्स बी भी उतना ही होगा जितना कि एक्स ए वेक्टर है। क्लियर? इसका मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी सेम इन दिस केस। ओके, सो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, लेकिन ये जो ब्लॉक वाला सिस्टम मैंने बताया इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें ए का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही बी का डिस्प्लेसमेंट होगा। सिमिलरली अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी एक्स ए वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बी वेक्टर बाय डी टी। डिफरेंशिएट किया दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हमको क्या मिलेगा? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी। Here, so VA vector must also be equal to VB vector. Similarly, इसको और एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे d2xa by dt square, ओके, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे d2xb by dt square. Now what is this? This is acceleration of A, this is acceleration of B. दोनों कैसे होंगे? इक्वल होने होंगे एक ब्लॉक सिस्टम के लिए। ओके, सो डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट सिस्टम्स हम लोग डिस्कस करेंगे और इनका मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट सिस्टम। ओके, सो दिस इज कंस्ट्रेंट 1। इसमें क्या होगा? सपोज एक रॉड है, सो दिस इज अ रिजिड रॉड। ओके, रिजिड रॉड है या तो फिर से अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जो अनस्ट्रेचेबल है। इस केस में होगा क्या? नाउ दिस इज अ रिजिड रॉड, इसका मतलब कोई भी एक पॉइंट लेंगे और दूसरा एक पॉइंट बी लेंगे। अगर ये रॉड मूव कर रहा है तो पॉइंट ए और बी सिमिलर मोशन परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब जितना ये मूव करेगा उतना ही ये मूव करेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? अदरवाइज ये रॉड रिजिड नहीं रह पाएगा।
इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम चेंजेस तो रॉड रिजिड कैसे रहेगा? रॉड तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। क्लियर? सो इसका मतलब रिजिड रॉड में कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम लोग लेते हैं तो उस केस में जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ये दूसरे पॉइंट का, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का भी मोशन उतना ही होगा। क्लियर? नाउ इसमें अगर हम लोग वेलोसिटीज लेते हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। नाउ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज से वी इस डायरेक्शन में है, द वेलोसिटी ऑफ दिस वन इज से वी ए। ओके, नाउ दिस इज एट एन एंगल ऑफ this is at an angle of say phi 1. Okay, फिर ऐसा करते हैं, इसको बी ए वेक्टर, ये बी ए वेक्टर। क्लियर? और दिस इज सपोज एट एन एंगल ऑफ phi 1 and this one is at an angle of phi 2. ओके, नाउ इस केस में देखिए हमने बोला है कि भाई जब मोशन करेगा तो सारे पार्टिकल्स का मोशन सिमिलर होना चाहिए, अदरवाइज वो तो रिजिड बॉडी नहीं रह पाएगी। तो अगर वी ए इसका वेलोसिटी है, वी बी इसका वेलोसिटी है, तो एक चीज समझना जरूरी है कि इन वेलोसिटीज का जो भी कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा या लेंथ ऑफ दिस रिजिड रॉड होगा, दैट कंपोनेंट्स, दोस कंपोनेंट्स अलोंग द लेंथ मस्ट बी सेम, तभी ये कैसा रह पाएगा? दिस विल बी अ रिजिड ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसमें क्या कंस्ट्रेंट है? द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, कौन से कंपोनेंट्स? अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड must be same, or must be constant. Okay, it must be same. Okay, ये constant है in the motion of the rod. तो इस केस में क्या होगा फिर? See, in this case, now what is the component of this A along the rod? इसके दो components कौन से होंगे? एक तो ये component होगा, एक तो दूसरा ये component होगा। एक component ये होगा, एक component ये होगा। Now what is the component along the length? ओके, वो क्या होगा? ये बी बी है। नाउ दिस इज द एंगल phi 2 विद दिस, सो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? वी बी इंटू कॉस ऑफ phi 2। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? इधर ये देखिए, इसके साथ phi 1 एंगल है, सो ये कंपोनेंट क्या होगा? वी ए इंटू कॉस ऑफ phi 1। ये कंपोनेंट क्या होगा? वी ए इंटू साइन ऑफ phi 1। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? वी बी इंटू साइन ऑफ phi 2। अब हमने क्या बोला है? कि the components along the length must be same. So therefore VA cos of phi 1 must be equal to VB cos of phi 2. Okay. So इस तरह से जहाँ भी हम लोगों को अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग या तो फिर रिजिड रॉड होगा, उस केस में दिस इज व्हाट वी विल हैव टू अप्लाई एंड सॉल्व व्हाटएवर we are being asked to calculate. Okay, let us discuss one of two problems to understand this. चलो, suppose हमारे पास एक सिस्टम है, say this is the surface and ये यहाँ पे एक पुली है, this is an object A, ऑब्जेक्ट बी। इसको हमने दूसरे एक रिजिड सरफेस के ऊपर रख दिया है। क्लियर?
object A is moving in this direction with a velocity of say 20 meter per second, and this angle with the horizontal, this is say 37 degrees. तो हमको VA दिया हुआ है, this is 20 मीटर पर सेकेंड, हम लोगों को कैलकुलेट करना है VB. You understood the question? This object is moving in this direction with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, and ये यहाँ से यहाँ पे एक पुली दी हुई है, एक फिक्स्ड पुली है, ये स्ट्रिंग है, अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग. यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा ब्लॉक B रखा हुआ है. Now ये जो एंगल है स्ट्रिंग का, that this is 37 degrees at this point of time. हमको VA दिया हुआ है, VB at that point what is the velocity of B ऐसा पूछा गया है. Now इसमें देखो, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ की किसी भी पार्टिकल का होगा, because the string is unstretchable. जितना इसका डिस्प्लेसमेंट है उतना ही इसका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है. जितना लेंथ है उतना बना रहेगा, तो ये इसको जितने डिस्टेंस से खींचेंगे उतने डिस्टेंस से ये भी तो आगे बढ़ेगा. क्लियर? अब ये जो है, नाउ दिस विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. क्लियर? so this will be moving in this direction. ये इधर पास आता चला जाएगा. so this is moving with velocity vb. now हम लोगों ने देखा है कि भाई अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग या फिर रिजिड रॉड के केस में द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द लेंथ मस्ट बी सेम. अब इस केस में देखो, इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड होगा. ओके, इसका भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगा. ओके, सो नाउ ये जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, this is the velocity along the length of this unstretchable string. Now this must be equal to the component of this B along this thing. So इसका component क्या होगा? ये if this is 37 degrees, तो इसका component along this ये क्या होगा? Okay, इसके एक component इधर होगा, एक component इधर हो जाएगा. Okay, so ये वाला component इसके साथ angle 37 degrees बनाता है. इसका मतलब इधर का कंपोनेंट क्या होगा? VB into cos of 37. Okay, so this must be equal to VB into cos of 37 degrees. Now, cos of 37 degrees is 4 by 5. You already know from the previous lecture or previous chapter. So VB is equal to 20 into 5 by 4. So this is 4 5s are 20, 25 meters per second. So ये B का वेलोसिटी कितना होगा? 25 meters per second की वेलोसिटी से ये B मूव करने लगेगा. Okay? So this is how we have to solve the problems related to the constraint systems. Okay? Now let us discuss one more problem. इसमें थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, तभी समझ में आ जाएगा ठीक से. सपोज एक रिजिड पुली है. रिजिड पुली मतलब क्या है? ये पुली मूव नहीं करेगी, बस यहाँ से वो रस्सी चली जाएगी इसमें से. ये दो ब्लॉक्स यहाँ पे रखे हुए हैं. एक ये ब्लॉक ए है, दिस इज ब्लॉक बी. तो ब्लॉक ए का ये जो ब्लॉक ए है, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन. ब्लॉक बी का वेलोसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ये जो एंगल है दिस इज से 37 डिग्रीज, और ये जो एंगल है दिस इज से 53 डिग्रीज. ओके, सो नाउ हमको VA दिया हुआ है, ये इधर मूव करेगा, तो ये जितना वेलोसिटी से ये मूव करेगा, अब ये तो रिजिड है. ओके, सो ये भी तो इस डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस ये भी मूव करेगा. इसका मतलब जितना इसका वेलोसिटी होगा उसका कंपोनेंट अलोंग द कंडक्टर, ओके, अलोंग द रॉड या फिर अलोंग द स्ट्रिंग, जो भी इसका कंपोनेंट होगा और इसका कंपोनेंट होगा, दिस टू कंपोनेंट्स मस्ट बी सेम. हमने वही देखा है कंस्टेंट में. सो नाउ इसका वेलोसिटी तो हमको पता है. नाउ इफ दिस इज 37 डिग्रीज, देखिए ये इसको एक्सटेंड कीजिए, और इफ दिस इज 37 डिग्रीज, तो ये भी तो 37 डिग्रीज होगा. तो इसका
कंपोनेंट along the conduct along the string क्या होगा? So this is say VA. So this component will be equal to what? This will be equal to VA into cos of 37 degrees. Clear? अब ये अगर VB है तो इसका कंपोनेंट along the string ये क्या होगा? This will be equal to what? VB into cos of 53. So VB into cos of 53 degrees. तो ये दोनों सेम होने चाहिए. So VA यहाँ पे लिखता हूँ VA cos of 37 must be equal to VB cos of 53. अब ये दिया हुआ है हम लोगों को 10 cos of 37 you already know that is 4/5. This is equal to VB into cos of 53 मतलब sin of 37. Sin of 37 you know it is 3/5. Okay. So there और ये 5 दोनों बाजू में कैंसिल हो जाएंगे. So therefore VB is equal to 10 into 4 40 और ये 3 को इधर शिफ्ट कर दो. So 40/3 meter per second is the velocity of this block B which is attached to a through a pulley by unstretchable string. Okay. So इसका जो velocity का component होगा along this string must be same as the component of its velocity along the string. तभी जाके इसका motion हो पाएगा. Okay, because their motions are constrained by this thing, by this system. Okay. So next one we will discuss is सपोज दूसरे एक टाइप का सिस्टम है जिसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक पुली लगा दिया. सो दिस इज अ पुली, दिस इज अ फिक्स पुली. ये तो कहीं मूव नहीं कर रही है ना. यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ एक ब्लॉक लगा देंगे. ओके, इधर एक ब्लॉक लगा देंगे, ब्लॉक ए, और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड. ये जब मूव करेगा तो ये स्प्रिंग को भी तो मूव करेगा. अब इस स्ट्रिंग को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एक रॉड लगा दिया और रॉड लगा के इधर एक रिंग लगा दिया. ओके, और रिंग को कनेक्ट कर दिया. इसका मतलब ये नीचे चला जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा. क्लियर? या इसको ऊपर करेंगे तो ये रिंग नीचे चला आएगा. ओके. सो ये जो इसका जो वेलोसिटी है दिस इज से VR, दिस इज रिंग, और इसका वेलोसिटी इज VA. ये तो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ सपोज दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज. ये भी दिया हुआ है हम लोग. ओके, तो हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि भाई इस रिंग का वेलोसिटी कितना है इस डायरेक्शन में, या तो ऊपर या नीचे. ये नीचे जा रहा है तो जाहिर है इसको ऊपर जाना है. ओके, तो हमने देखा है इस टाइप के कंस्ट्रेंट में कि द कंपोनेंट्स ऑफ देयर वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग must be same, must be equal. Okay, so इस केस में देखिए इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब यहाँ के किसी पार्टिकल का भी उतना ही है. इसका मतलब ओके. सो अब इसका जो कंपोनेंट है ये हमको फाइंड आउट करना है. सो दिस इज VR, ऊपर की तरफ जाएगा. नाउ दिस VR का इधर का कंपोनेंट फाइंड आउट करना होगा हम लोगों को. क्लियर? So if this is 37, so this must be 53. Okay, so ये इधर का कंपोनेंट क्या होगा फिर VR into, अब ये एंगल कितना है 53. क्लियर? सो इधर का कंपोनेंट क्या होगा VR cos of 53 degrees. This must be equal to this one. What is the component along the string? ये तो सीधा ही है. So 10 meter per second is the component. So therefore VR into cos of 53 मतलब sin of 37 मतलब 3/5. This is equal to 10. So therefore VR must be equal to 50/3 meter per second. इतनी वेलोसिटी से ये रिंग ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा. क्लियर? So this is how we have to apply these principles to the constraint systems.
I hope you have understood this. Tomorrow we will discuss one more type of a constraint system, that is a pulley. That is also interesting and that is asked very often in the exams. So मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और आप इसको अप्लाई कर पाएंगे while solving the problems. Thank you very much for viewing this video.